हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। आइए समझते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ठोस के क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें जो अवयवी कण हैं वो बड़ी क्रमबद्ध व्यवस्थित होते हैं, त्रिविम में होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है। देखिए, ठोस के जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्रिस्टल जालक हो गया और क्रिस्टल जालक में ये हो गए हमारे अवयवी कण। ठीक है, ये हमारे अवयवी कण हो गए। अब ये अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये हमारा संपूर्ण क्रिस्टल है, जिसको अगर हम नाम दे दें ABCD, ये हमारा संपूर्ण क्या है, क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल जालक में ये अवयवी कण है। इन्हीं अवयवी कणों से क्रिस्टल जालक बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता। तो इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो कुछ न कुछ स्थान घेरे हैं, कुछ न कुछ स्थान घेरे हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब ये अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान भी शेष बचता है। आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ रिक्त स्थान दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ये सब क्या दिख रहा है, सब रिक्त स्थान दिख रहा है। आप यहाँ जितना भी देख सकते हैं ये सब क्या है, ये सारा का सारा क्या है, रिक्त स्थान दिख रहा है। जितना चीज दिख रहा है सब का सब क्या है, रिक्त स्थान है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं तो क्रिस्टल जालक का जो भी संपूर्ण आयतन होता है उस संपूर्ण आयतन में ये केवल अणु ही नहीं होते हैं, बल्कि उस संपूर्ण आयतन में कुछ भाग इन अणुओं के द्वारा घेरा गया होता है और कुछ भाग यहाँ पर रिक्त बच जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का जो संपूर्ण आयतन होता है उस संपूर्ण आयतन में कुछ भाग रिक्त होता है और बाकी जो शेष भाग होता है वो इन अवयवी कणों द्वारा ढका गया रहता है, मतलब उनके द्वारा कवर किया गया रहता है, उनके द्वारा घेरा गया रहता है। और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जब अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बीच में अंतराणु का स्थान बच जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जालक में उसका जो संपूर्ण आयतन है, जो भी क्रिस्टल जालक का संपूर्ण आयतन है, वो अणु कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ स्थान खाली बच जाता है। ठीक है, तो अगर ये ज्ञात कर लिया जाए कि इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक का कुल कितना प्रतिशत भाग अणुओं द्वारा घेरा गया है, उसी परसेंटेज, उसी प्रतिशत भाग को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। तो किसी क्रिस्टल जालक में उसके संपूर्ण आयतन का जितना भाग, जितना हिस्सा इन अणुओं के द्वारा घेरा गया रहता है उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। एक बार पुनः समझ लीजिए, किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा उस संपूर्ण क्रिस्टल का जितना भी हिस्सा घेरा गया है, जितना भी हिस्सा घेरा गया है, ढका गया है, कवर किया गया है, उस हिस्से को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। जैसे मान लीजिए कि इस संपूर्ण क्रिस्टल का जो आयतन है वो है मान लीजिए कि 100, और ये जो अणु हैं, ये अणु द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो है मान लीजिए 80। तो आप समझ सकते हैं कि जो 20 एरिया है वो तो रिक्त स्थान हो गया, अंतराणु का स्थान हो गया। तो ये जो 80 अणुओं द्वारा जो घेरा गया स्थान है उसी को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण हैं वो संपूर्ण जालक का जितना स्थान घेर लेते हैं उसी घेरे हुए स्थान को हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। जैसे मान लीजिए एक छोटे से या एक कोई कुर्सी है या सोफा है मान लीजिए, और सोफा पर हमको ले जाकर बैठा दीजिए, सोफा पर हमको ले बैठा दीजिए, तो उस सोफे पर जितना आयतन हम घेर लेंगे, जितना जगह हम घेर लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, संकुलन क्षमता हो जाएगी। हम कितना घेर सकते हैं वो क्या है, संकुलन क्षमता है। तो किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो जितना भी स्थान घेर पाते हैं, संपूर्ण आयतन का जितना आयतन वो घेर लेते हैं उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल में जो अणु होते हैं वो पूरा का पूरा भाग कवर नहीं कर पाते हैं, कुछ उनके बीच में रिक्त स्थान शेष बच जाता है। ठीक है, तब इसका जो सूत्र है वो है संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। टोटल आयतन कहाँ रहता है, नीचे, और जो अवयवी कण है उनका आयतन कहाँ रहता है, ऊपर। और यदि आप संकुलन क्षमता को प्रतिशत में ज्ञात करना चाहते हैं तो संकुलन क्षमता इसी सूत्र से निकाल लेते हैं और उसमें गुणा किससे कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। आप जानते हैं कि जो भी भिन्न वाली संख्या होती है उस भिन्न वाली संख्या में 100 से गुणा कर देने पर वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। और आप पहले से आपको पता भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का कोई पेपर हो रहा है और उसमें लड़का 60 नंबर पाया, 100 नंबर का कोई परीक्षा हो रहा है और लड़का 60 नंबर पा रहा है, तो संपूर्ण तो ये है 100, लेकिन उसमें कितना वो कवर कर पा रहा है, कितना वो नंबर ले पा रहा है, तो वो है 60। तो जब इसको लिखा जाता है तो 60 बटा 100 लिखा जाता है। तो जो संपूर्ण वाला होता है, जो पूर्णांक होता है वो कहाँ होता है, नीचे, और जो प्राप्तांक होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर। उसी तरह क्रिस्टल जालक का जो कुल आयतन है वो रहता है बटा के नीचे, और उस कुल आयतन का कितना हिस्सा अणु के द्वारा घेरा जा रहा है वो रहता है ऊपर। ठीक है, तो अब प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि संकुलन क्षमता इस फार्मूले से निकाल लेंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा संकुलन क्षमता। हम एक एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकाल के आपको दिखा रहे हैं और आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक एकक कोष्टिका ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं, और हो सकता है कि ये परीक्षा में आ जाए, इसलिए आप इस निकालने की जो विधि है, संकुलन क्षमता जो ज्ञात करने की विधि है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आपका हो गया एक एकक कोष्टिका। और ध्यान दीजिएगा इस एकक कोष्टिका में हम आद्य एकक कोष्टिका लिए हैं, सरल एकक कोष्टिका, या उसको मूलभूत एकक कोष्टिका बोलते हैं। तो इस आद्य एकक कोष्टिका में उसका पहचान क्या होता है जी, आद्य एकक कोष्टिका। देखिए यहां पर हम संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं, किसका, आद्य एकक कोष्टिका का। और हमने पढ़ाया है कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका। तो इस एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ रहेगा, तो इसके कोनों पर रहेगा। यहां पर कोनों पर क्या रहेगा, अवयवी कण रहेगा, और इसको हम बोलेंगे आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, अब इसी आद्य एकक कोष्टिका का हम संकुलन क्षमता निकालने जा रहे हैं कि इस आद्य एकक कोष्टिका में ये जो अणु है उनकी संकुलन क्षमता कितनी है। मतलब ये हुआ कि इस संपूर्ण एकक कोष्टिका में कितना परसेंटेज भाग ये अणु घेर कर रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक चित्र बना दिया। अब यहां पर जो फ्रंट के आपके 4 अणु दिख रहे हैं, 4 जो गोले दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ये फ्रंट के हैं, और 1 2 3 4 ये बैक वाले हिस्से हैं। तो फ्रंट वाले को हम यहां पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रंट वाला अणु कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फ्रंट वाला अणु कुछ इस तरह से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये फ्रंट का हिस्सा बनाए हैं। अब इन अणुओं का जो केंद्र है, इस केंद्र को जब मिलाया जाएगा तो एक वर्ग प्राप्त होगा।
ध्यान से देखिएगा, क्या प्राप्त होगा, एक वर्ग प्राप्त होगा। इनके केंद्रों को क्या कर दिए हैं, हम मिला दिए हैं। ठीक है, इनके केंद्रों को मिला दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये गोले का केंद्र यहाँ है, इस गोले का केंद्र यहाँ है, इस गोले का केंद्र यहाँ है, इस गोले का केंद्र यहाँ है। इन्हीं गोलों को हम यहाँ पर बनाए हैं। तो ओरिजिनल बात यह है कि यहाँ पर ये गोले दूर दूर दिखते हैं, लेकिन जब ये क्रिस्टल में होते हैं ना, जैसे यहाँ पर दूर दूर समझने के लिए बनाया गया है, एक ही में अगर मिला के बना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझ में। तो दूर दूर भले यहाँ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्रिस्टल में ये गोले क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ये गोले पास पास होते हैं, जैसा कि आपको फ्रंट वाला हिस्सा हम यहाँ पर बना के दिखाए हैं, और बैक वाला हिस्सा भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ना, यह जो आप लंबाई देख पा रहे हैं वो पूरी यह लंबाई है। ठीक है, यह जो लंबाई देख पा रहे हैं वो पूरा यह लंबाई है। इसको जो देख पा रहे हैं ये पूरा यह लंबाई है। इसको देख पा रहे हैं तो पूरा यह लंबाई है। मतलब कि ये जो यहाँ पर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, ये वास्तव में एकक कोष्ठिका की भुजा है। वास्तव में ये एकक कोष्ठिका की क्या है, भुजा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका है इसकी भुजा a है, और जो गोले हैं उसकी त्रिज्या r है। तो जो गोले हैं उसकी त्रिज्या हम कितना मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं, और जो भुजा है उसको हम कितना मान ले रहे हैं, a मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं, आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। यहां पर हम बनाने जा रहे हैं आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, इसी को निकालने जा रहे हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका का चित्र ये है, इसके फ्रंट के जो 4 गोले हैं उसका चित्र ये है, और गोलों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है, गोलों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है, वास्तव में वो इस एकक कोष्ठिका, जो घनी एकक कोष्ठिका है, उसकी एक भुजा है। तो उस भुजा को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और गोले की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में भले आप ये समझ पा रहे हैं कि ये गोले तो बहुत दूर दूर हैं, जबकि वास्तव में क्रिस्टल में ये गोले क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। चित्र में हम यहाँ पर समझने के लिए इसको क्या किया जाता है, दूर दूर बनाया जाता है, लेकिन वास्तव में फिगर में जो है, क्रिस्टल में जो है, ये इस तरह के होते हैं। मतलब कि यहाँ पर दोनों गोलों की जो त्रिज्या हैं, इधर से r इधर से r, वो इस घन के भुजा के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कि कितना है, r है। माना r त्रिज्या का गोला a भुजा वाले घनीय एकक कोष्ठिका के कोनों पर है, तथा घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा बराबर a। दो चीज हम मान लिए कि माना गोले की त्रिज्या r है और घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा कितना है, a है। तो चित्र से देखेंगे तो यह r प्लस r a के बराबर हो जाएगा। r प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चित्र के अनुसार r प्लस r इक्वल टू a, मतलब हम कह सकते हैं कि 2r इक्वल टू a, इट इंप्लाइज दैट r इक्वल टू a बाई 2। r इक्वल टू a बाई 2 मतलब गोले की जो त्रिज्या है वो इस घन की जो भुजा है a, उसके आधे के बराबर है। यहां से तो यही निकल के आया कि जो गोले की त्रिज्या r है वो घन के भुजा a का क्या है, आधा है। अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है संकुलन क्षमता का कि क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण हैं, इस क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कण हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि क्रिस्टल में अवयवी कण बराबर
तो क्रिस्टल में कितने अवयवी कण हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो में स्पेशल हमने अलग अलग क्रिस्टल में या अलग अलग जो एकक कोशिकाएं हैं उसमें कितने अवयवी कण हैं ये हमने बताया था, लेकिन फिर भी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किसी भी एकक कोशिका में जो कोने पर का कण होता है, जो कोने पर का गोला होता है, उस गोले का उस क्रिस्टल में 1/8वां हिस्सा योगदान होता है। इस एकक कोशिका में इस कण का योगदान मात्र 1/8 है। इस कण का योगदान मात्र 1/8 है। मतलब कि 8 जो कण दिख रहे हैं उनका अपना संपूर्ण योगदान उस एकक कोशिका में नहीं है, मात्र 1/8 है। वैसे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 8 अवयवी कण है, तो क्यों ना हम एक अवयवी कण का आयतन निकालें और उसके बाद से 8 से क्या कर दें, गुणा कर दें। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो अवयवी कण है वह अपना संपूर्ण योगदान इसमें नहीं दिया है, अपना मात्र 1/8 योगदान ही दिया है। तो इसलिए भले ही आपको 8 दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस एकक कोशिका में अवयवी कण की संख्या 8 नहीं होती है, क्योंकि यह अवयवी कण मात्र अपना 1/8 हिस्सा ही योगदान दिया है। तो कोने पर के सभी अणु हैं, तो सबका योगदान कितना होगा, मात्र 1/8 होगा। तो 1/8 योगदान करने वाले कितने अणु हैं, तो 8 अणु हैं। तो 1/8 के योगदान करने वाले 8 अणु हैं। तो कुल मिला के इस एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, तो मात्र 1 हो गया। अवयवी कण की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। इट इंप्लाइज दैट अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन। आप जानते हैं कि जो अवयवी कण है वो गोले के समान है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अवयवी कण का आयतन कितना होता है भाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का मान देखिएगा यहां पर निकाला गया है a/2। आर का मान कितना निकाला गया है, a/2, a/2, और उसका क्या होगा, क्यूब होगा। तो जब अवयवी कण निकालेंगे तो 4/3 पाई a का क्यूब, a क्यूब, और 2 का क्यूब जो होता है वो हो जाता है 8। तो यहां से 4 × 4, 4 दूना 8। ठीक है, 4 × 4, 4 दूना 8। अब यहां पर देखेंगे तो पाई बटा ऊपर पाई, नीचे 3 दूना 6 a क्यूब, ये आपका हो गया पाई/6 a क्यूब। ये हो गया अवयवी कण का आयतन, माने क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन ये निकल गया। अब क्या करना है, हमको क्रिस्टल जालक का कुल आयतन निकालना है और उसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो लिखेंगे कि क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का संपूर्ण आयतन। तो क्रिस्टल जालक का संपूर्ण आयतन या कुल आयतन हो जाता है मात्र a क्यूब। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना हो जाता है, a क्यूब, क्योंकि ये घन है और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। अब लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो आप जानते हैं संकुलन क्षमता का सूत्र कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण का आयतन, तो ये हो गया पाई/6 a क्यूब। ये क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन हो गया, बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का संपूर्ण आयतन, ये हो गया a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब क्या हो गया, कट गया। अब हम निकालते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर, देखिए नीचे से तो पूरा कट गया, a क्यूब से a क्यूब, अब बच गया पाई/6। तो पाई का मान रख दीजिए, पाई/6 हो गया। पाई का मान होता है 3.14/6। ठीक है, पाई का मान होता है 3.14/6। अब आप 3.14 में 6 से भाग कर दीजिए,
तो हम 3.14 में जब 6 से भाग करेंगे तो दशमलव के पहले 3 है और 3 में 6 से भाग जाएगा नहीं, तो एक दशमलव लगाएंगे। अब ये जो है, अब इसको हम क्या समझेंगे, अब ये 31 जैसा समझेंगे। तो ये हो गया 6 पचे 30, 1 बचेगा, 4 उतरेगा, 6 दूना 12, आप भाग करना जानते ही हैं, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 चाहे तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद की बात है। और ये हो गया 6 3 18, 6 3 18, ये हो गया आपका 2, और इस तरह से फिर 20 होगा, फिर 6 3 18, मतलब 0.5233 होता जाएगा, 0.523333 ये होता ही जाएगा। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.5233। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब अगर चाहें कि आप संकुलन क्षमता को प्रतिशत में लिखें कि संकुलन क्षमता कितना प्रतिशत है, तो यहां पर लिखेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर, एक बार हम थोड़ा फ्रेम चेक कर लें कि ये कहीं कट तो नहीं रहा है। जी बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो आप देखिए संकुलन क्षमता बराबर 0.5233, आगे भी 3 होगा, छोड़ दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। और इस तरह जो संकुलन क्षमता आया, संकुलन क्षमता वो आपका आ गया, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 52.33%। तो इस तरह से जो एकक कोशिका है आपका, आधे एकक कोशिका, उसकी संकुलन क्षमता कितना आ गया, 52.33%। ये संकुलन क्षमता हो गया। अगर आपको ये निकालना है कि संकुलन क्षमता के बाद कितना स्थान रिक्त बचा है, ये तो हमने ये ज्ञात किया ना कि ये जो अवयवी कण है ये इस पूरे एकक कोशिका का कितना हिस्सा घेर के बैठे हैं। तो कितना हिस्सा घेर के बैठे हैं, तो 52.33% हिस्सा ये घेर के बैठे हैं। मतलब कह सकते हैं कि लगभग आधे से थोड़ा सा अधिक हिस्सा ये अणु घेर के बैठे हैं, और आधे से थोड़ा सा कम हिस्सा क्या है, रिक्त है, खाली बचा हुआ है। वैसे किताब में लिखा है कि 52.4%, तो उससे कोई विशेष आप दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो पाई है ना, तो पाई का मान 22/7 भी रखा जाता है और पाई का मान आपका 3.14 भी रखा जाता है। तो अगर 22/7 रख के निकालते हैं तो हो सकता है कि यहाँ दशमलव में एक अंक आगे पीछे हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 52.3333 एकदम एग्जैक्ट है। अगर 3.14 रखते हैं तो 22/7 रखेंगे तो हो सकता है कि एक अंक आगे पीछे हो जाए, तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना एकदम एक्यूरेट है 52.33। तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो आधे एकक कोशिका है उसकी संकुलन क्षमता 52.33% होता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हुआ आधे एकक कोशिका। इसके बाद ये आधे एकक कोशिका जो 3 प्रकार का होता है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और आधार केंद्रित एकक कोशिका की भी हम लोग संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बाकी जो 3 एकक कोशिकाएं हैं उसकी संकुलन क्षमता हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।